नमस्ते बच्चों। तो आज के हिंदी पीरियड में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ सांवले सपनों की याद, और इसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। तो सबसे पहले हम थोड़ा जाबिर हुसैन के बारे में पढ़ लेते हैं। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नैनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। ठीक है। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार, समान तीनों पर नियंत्रण था। तीनों का अच्छा उन्हें ज्ञान था। तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते हैं। हिंदी में भी, उर्दू में भी और अंग्रेजी में भी लिखते हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे हैं डोला बीबी, यह उनकी एक रचना है। जो आगे हैं डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख है। अपने लंबे राजनैतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरी, जैसा मैं आप लोगों को बताया हूँ कि हिंदी गद्य की कई विधाएं हैं। विधा लिखने का तरीका, जिसमें कहानी, नाटक, उपन्यास, रिपोर्टाज, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, डायरी, उसी में एक डायरी। तो डायरी क्या है? प्रतिदिन की जो दिनचर्या को, घटना को लोग लिखते हैं, उसे क्या बोलते हैं? डायरिया दैनंदिनी। ठीक है। डायरियाँ चर्चित, प्रशंसित, जो डायरी लिखते थे उसकी प्रशंसा भी होती थी, हुई है। कारण है कि कुछ लोगों की जो लिखने का तरीका है वह अलग होता है। ठीक है। जैसे बातचीत तो हम लोग भी करते हैं, बातचीत सब करते हैं, लेकिन आप देखते हो जो कि कॉमेडी में आते हैं जो व्यक्ति, उनके बोलते ही हंसी आ जाती है, कुछ भी बोलते हैं हंसी आती है। तो क्या है? यह उनके बोलने की कला है। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव मतलब नया अभिनव प्रयोग किया है, जो अपनी प्रस्तुति, जो प्रेजेंटेशन है उनका, अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है, नया है। उनका एक अपना अलग तरीका है उसे प्रस्तुत करने का, यह उनकी अपनी कला है। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली, क्या थे? पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया। डायरी दिन भर का जैसे रहा होगा, बैठे होंगे शाम को, उनके बारे में लिख दिए होंगे, तो क्या हो गया वो? डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है, एक याद है। लेकिन किस शैली में है? डायरी शैली मतलब केवल एक दिन में उन्होंने सब लिख डाला, और संस्मरण मतलब उनके बारे में एक याद है। ठीक है। लिखा गया क्या है? संस्मरण। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद क्या होता है? जिसे आप लोग क्या कहते हैं? तनाव। अवसाद को लेकर बैठे बैठे सोचते रहे होंगे उनके बारे में। अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद शीर्षक दिया। क्या दिया? सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। ठीक है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। कैसे थे, क्या थे, कैसे कार्य करते थे,
तो यह एक व्यक्ति चित्र प्रस्तुत होता है, प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी, भाषा की रवानी, प्रवाह, रवानी मतलब होता है प्रवाह। तो भाषा की रवानी, भाषा का प्रवाह, जो बोलने की कला है, लिखने की कला है, लगातार भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छू लेती है। यह क्या होता है कि ऐसा लोग प्रस्तुत करते हैं कि वो दिल को छू लेता है। ठीक है, अब है पाठ सांवले सपनों की याद। सुनहरे परिंदों, सुनहरे सोने के रंग के, परिंदों, परिंदा पक्षी होता है। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम, हुजूम क्या है? भीड़, हुजूम, एक हुजूम मौत की खामोशवादी, मौत की खामोशवादी की तरफ अग्रसर आगे बढ़ रही है। कोई रोक टोक सके, कोई उसे रोक टोक सके, कहाँ संभव है? ऐसा संभव नहीं है। अब यह किस लिए कह रहे हैं आगे पता चलेगा। इस हुजूम, हुजूम भीड़ में, इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। इस भीड़ में आगे कौन है? सालिम अली हैं। सालिम अली अपने कंधों पर सैलानियों, सैलानी जो घूमने टहलने वाले लोग हैं, पर्यटक, जिसे पर्यटक बोलते हैं। ठीक है, इनको सैलानी भी बोलते हैं, पर्यटक बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टूरिस्ट। तो सैलानी की तरह अपने अंतहीन सफ़र, ऐसा सफ़र जिसका कोई अंत न हो, निकल लिए हैं, तो घूम टहल रहे हैं बढ़िया आराम से। अंतहीन सफ़र, यात्रा का बोझ उठाए वो घूम रहे हैं। अब यहाँ पे बोझ उठाए का मतलब क्या है? जिम्मेदारी लिए हुए हैं, चलना है, टहलना है, लिखना है, तो बोझ उठाए। लेकिन यह सफ़र, यह यात्रा पिछले तमाम मतलब बहुत सारे सफ़रों यात्राओं से भिन्न है, उससे अलग है। क्या अलग है? भीड़ भाड़ की ज़िंदगी, जीवन, भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव, टेंशन होता है, तनाव भरी ज़िंदगी। इस तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। पलायन होता है घर छोड़ कर के बाहर चले जाना, देश छोड़ कर के बाहर चले जाना, कहीं अपने निवास स्थान से अलग रहना, अलग बस जाना, उसे पलायन कहते हैं। इस आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। ओ, आखिरी पलायन क्या है? अर्थात वो खत्म है। अब वो तो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। और समझ में आया? यह उनके जनाजे की यात्रा थी। कोई अपने जिस्म की हरारत, जिस्म शरीर, हरारत थकावट, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? अर्थात वो गुजर चुके हैं, मर चुके हैं। इसी में करें, कोई अपनी धड़कन भी देना चाहे, कोई अपनी जान भी उन्हें देना चाहे, तो भी वे जीवित होने वाले नहीं हैं। एक प्रसंग है, हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था। चूँकि वे रात काम करते थे, 12 बजे तक, 11 बजे तक पढ़ाते थे, घूम घूम के ट्यूशन पढ़ाते थे, 12 बजे तक सोते थे और उनकी दिनचर्या थी कि 4 बजे उठ जाते थे। तो उनका कहना था कि पूरी ज़िंदगी वो जी भर कर सो नहीं पाए। तो है तो व्यंग ही। कहते हैं कि मेरी इच्छा थी कि मेरी इच्छा है कि जब कभी मैं मरूं तो मेरे शव को 3, 4, 5 दिन ऐसे ही छोड़ दिया जाए, मैं जी भर कर सो लूँ। कोई शव तो सोता नहीं है। यह उनकी इच्छा थी कि हम भी कभी जी भर कर सो लें। लेकिन उनकी दिनचर्या ऐसी थी कि कभी वो 4-5 घंटे से ज़्यादा सो नहीं सके। आगे बढ़ते हैं। मुझे नहीं लगता
कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। यहाँ पे सोए हुए पक्षी किसे कहा गया है? पक्षी प्रेमी सालिम अली को कहा गया है। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। पक्षी को भी आदमी की नज़र से, पक्षी नहीं, उसे क्या समझे? मनुष्य समझे। और देखिए हमारे यहाँ रामचरितमानस में है भी कि जो संपाति रहता है, गरुड़ रहते हैं, ये लोग क्या है, मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए दिखाए गए हैं। जब रावण जो है सीता जी का हरण कर रहा था तो उस समय जाकर के जटायु उससे टकरा गए थे, लड़ गए थे। ठीक है, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। ठीक है, भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? रोमांच होना, कोई भी नई चीज़ देखना, मन रोमांचित हो जाना, प्रसन्न हो जाना, पुलकित हो जाना। अगली लाइन क्या है? एहसास महसूस। एहसास की ऐसी ही एक ऊबड़ खाबड़ ऊंची नीची ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है। मिथक जो किंवदंती होती है उसे मिथक का नाम है सालिम अली। ठीक है, पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रचित और शोक मतलब चंचल, और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भाड़े मतलब बर्तन, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनको भाड़े भी बोलते हैं, भाड़ा भी बोलते हैं। कब माखन भरे भाड़े फोड़े थे, बर्तन फोड़े थे, तो बर्तन कौन फोड़ता है? मिट्टी वाला है। कब भाड़े फोड़े थे, दूध छाली क्या होती है? मलाई। दूध की मलाई से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाह में विश्राम किया था। पेड़ की छाया में विश्राम करते हुए बांसुरी बजाते हुए भी दिखाया गया है, लिखा भी गया था। तो कब विश्राम किया था? कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। कहते हैं ना कि उसी बंसी की धुन पर गाय रुक जाती थी, पक्षी रुक जाते थे, भाव विभोर हो जाते थे, गोपियाँ नाचने लगती थी। तो धड़कनों को बढ़ाने वाली ऐसी कब बंसी बजाई थी? और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। बांसुरी की आवाज़ आप लोग भी सुने होंगे, बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी। कब बजाई होगी पता नहीं। यह सब कब हुआ था? लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का, भाई मैं तो गया रही हूँ, नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। जो लिखा गया है उसकी याद आने लगेगी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है सब किसी के कदम थम जाएंगे। ठीक है, बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा, हिदायत चेतावनी, सलाह मशवरा, चेतावनी देगा, हिदायत देगा, तो लगता है जैसे बस
कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। अर्थात सालिम अली वहाँ भी घूमे हैं, बहुत ध्यान से देखा है, घूमा है। शायद इसीलिए रस खान ने ऐसा लिखा है कि अगर मनुष्य हों तो वहीं पे रहूं, पक्षी हों तो भी रहूं, और अगर पशु हों तो गायों में चरूं। शायद उन्होंने वृंदावन को बड़ी नज़दीकी से देखा था, उसके सुख को उन्होंने देखा था, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा जैसा कि यहाँ पर सालिम अली भी लिख रहे हैं। तो वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? अर्थात उन्होंने जो कल्पना की है, जो देखा है कि आज भी वहाँ का वातावरण वैसा ही होगा, संगीतमय। तो बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? अर्थात आज भी लोग होंगे बांसुरी बजाने वाले। मिथकों की दुनिया में, मिथक जो कहानियाँ ऐसी कही जाती हैं, मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से, तलाश करना, ढूंढना, तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले, कमज़ोर शरीर वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। अर्थात सालिम अली दुबले पतले रहे होंगे, कमज़ोर काया यहाँ कहा गया होगा, तो बहुत हट्टे कट्टे मोटे नहीं रहे होंगे। उम्र को शती तक पहुँचने में, शती 100 वर्ष, उम्र को शती तक पहुँचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी हो, शायद उन्हें कैंसर हो गया था अंत में, लेकिन काफ़ी उम्र पा चुके थे, 100 वर्ष पूरा होने में ही थोड़े दिन बचे थे। तो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आँखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पंछियों की तलाश और उनकी हिफाजत, उनकी सुरक्षा उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आँखों पर चढ़ी दूरबीन, दूरबीन वह यंत्र है जिससे दूर से ही उस यंत्र से दूर की चीज़ें देखी जा सकती हैं। जो बहुत दूर दूर चीज़ें हैं वह भी बड़े आसानी से देखी जा सकती हैं, उसे बोलते हैं दूरबीन। ठीक है, तो दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी, अर्थात हर समय उनके गले में दूरबीन लटकी रहती थी। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं, जाबिर हुसैन कह रहे हैं, शायद मरते समय ही उनके गले से, उनके शरीर से वह दूरबीन उतरी थी, अन्यथा हर समय दूरबीन रहती थी। पेड़ों पर, पहाड़ों पर, पर्वतों पर, शहरों में, जहाँ भी कहीं घूमते वहाँ पर दूरबीन से पक्षियों के बारे में देखते रहते, काफ़ी नज़दीक से उनके बारे में देखते, उन पर लिखते। तो आगे हम बढ़ते हैं। उन जैसा बर्ड वाचर, बर्ड मतलब पक्षी, वाचर देखने वाला, उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षण में जब कभी अकेले रहते थे, एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज क्या होता है? जहाँ पर धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, कक्षा 8वीं में आप लोग पढ़े ही होंगे, हम पंछी उन्मुक्त गगन में, तो एक जगह पे होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, याद है? तो वहाँ भी क्षितिज आया है। क्षितिज क्या होता है? जहाँ पर धरती और आसमान मिलते नहीं हैं, मिलते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि धरती और आसमान, धरती और आकाश कभी मिलते ही नहीं। तो दूर जहाँ पे धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं? क्षितिज। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को, आसमान स्वाभाविक है, जहाँ झुकता है वही क्षितिज,
तो झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू, कैसा जादू, कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति, सालिम अली कैसे लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी। पसरना क्या होता है? फैलना। रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। गढ़ना मतलब बनाना। यह दुनिया बड़ी मुश्किल से, बड़े परिश्रम से उन्होंने अपने लिए गढ़ी थी। क्या थी यह दुनिया? इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना, जीवन साथी उनकी पत्नी कौन थी? तहमीना। प्रश्न होगा सालिम अली की पत्नी क्या नाम था? तो सालिम अली की पत्नी का नाम तहमीना। जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी और बाद में शादी हो गई होगी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली, ठीक है, केरल में कोई जगह है साइलेंट वैली, तो एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का, रेगिस्तानी हवा के झोंकों को, जो रेगिस्तान में गर्म हवाएं चलती हैं, उससे, उस रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। चौधरी चरण सिंह कौन थे उस समय? शायद देश के प्रधानमंत्री थे। अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे उस समय। प्रधानमंत्री कौन था? चौधरी चरण सिंह। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे, अर्थात किसान थे। हाँ, वे किसानों के नेता थे और किसान थे भी। तो यहाँ पर कह रहे हैं मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद बहुत सौंधी होती है। जब आषाढ़ महीने में पहली बारिश होती है तो मिट्टी की भीनी भीनी सौंधी सौंधी खुशबू आती है। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। मुहावरा है आंखें नम होना, भावुक होना। मुहावरा क्या है? आंखें नम होना, भावुक हो जाना। जब उन्होंने पक्षियों के बारे में ऐसा बताया होगा, कुछ उन्होंने कहा होगा, जो भी उनकी मांग रही होगी, तो उससे वो भी भावुक हो गए होंगे। आज सालिम अली नहीं हैं, चौधरी साहब भी नहीं हैं। कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? अर्थात पूरे भारत में इन्होंने घूमा था, पूरे भारत के पक्षियों के बारे में इन्होंने अध्ययन किया था। तो एक गर्मी में रहने वाले भी पक्षी और एक लद्दाख क्या है? बहुत ठंडा इलाका है भारत का, बहुत ठंडा क्षेत्र है। तो लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा। ठीक है, और इसी के साथ आज का यह जो है वीडियो समाप्त होता है। बाकी बचा हुआ शेष भाग हम अगले वीडियो में अगले दिन पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।